नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं स्वागत कर रहा हूँ प्रेम तन्मय जी का। प्रेम तन तन्मय जी के प्राकट्य के साथ में उस विषय की चर्चा प्रारंभ करते हैं, जिसका संबंध विश्वास के साथ है। और प्रेम जी, आपका पुनः स्वागत करते हुए जो ये विषय है ट्रस्ट डेफिसिट इन पॉलिटिक्स, इम्पैक्ट एंड इम्प्लीकेशंस, इस पर जब हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, तो मुझे ताज़ा-ताज़ा जो स्थितियाँ संसद में हुई, उसकी भी याद आ रही है। अमेरिका में भी कमोबेश इस तरह के हाल हैं। तो पहले हम बात करते हैं ट्रस्ट कितना महत्वपूर्ण है और अगर आप 1 से 10 अंक भारत की राजनीति की दृष्टि से विपक्ष का जो ट्रस्ट सरकार पर है या सरकार का ट्रस्ट जो विपक्ष पर है, उस समीकरण में कहाँ आप देखते हैं? धन्यवाद अशोक जी। मुझे ये बात का बड़ा मलाल है कि भारत में लोकतंत्र आने के बावजूद यहाँ पर न तो विपक्ष को पक्ष पे ट्रस्ट है, न पक्ष को विपक्ष के साथ में क्या बिहेव करे ये समझ में नहीं आता है। तो बड़ी अजीब-सी स्थिति है और अगर मैं ये कहूँ कि विपक्ष को तो 0% बिलीव नहीं है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा क्योंकि वो किसी भी चीज़ को एप्रिशिएट करते ही नहीं और उनको लगता है कि सब जगह पर मोदी मात खा रहे हैं। सत्ता जो है वो चाहे वो डील हो और चाहे वो कोई युद्ध हो, चाहे वो कोई कोई संदर्भ हो, उनको कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती। तो मुझे समझ नहीं आता है कि वो लोकतंत्र में क्या ये ज़रूरी है क्या कि विपक्ष हमेशा विपक्ष की ही भागीदारी निभाए, वो अच्छे को अच्छा भी ना कहे? इतनी भी मजबूरियाँ होती है क्या लोकतंत्र में? ये मुझे ज़रा समझ में कम आता है। तो पर हम आपने दोनों मिल विषय उठाया। जी, हुँ। जी, हम दोनों हाँ, मिलकर समझने का प्रयत्न करते हैं और अभी जो स्थिति बनी और जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में संबोधन जो विपक्ष के एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देना था, उसमें उन्होंने जिस पुस्तक का हवाला दिया, उस पुस्तक के संबंध में रक्षा मंत्रालय ने कुछ आपत्ति दर्ज कर रखी है, इसलिए वो पुस्तक प्रकाशित हुई नहीं है। तो एक तो मेरे समझ में नहीं आता है कि अप्रकाशित पुस्तक उनके पास प्रकाशित उसकी कॉपी कैसे आ गई? वो भी एक व्यवस्था में क्या कैसे? और मुझे लगता है किसी ने संसद में इस पर प्रश्न नहीं उठाया कि ये जब प्रकाशित ही नहीं है तो आ कैसे गई? हाँ, नहीं लेकिन ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह था और आपको पता है तो राहुल गांधी से मीडिया ने ये प्रश्न भी किया कि आपके पास ये पुस्तक कैसे आ गई? तो वो उस बात को गोल कर गए और उन्होंने कहा कि कैसे आ गई आप पता लगाएँ। हुँ। अच्छा, इसके बारे में मैं चूँकि सुन रहा था वो संसद के बाहर अपना रोष व्यक्त करते हुए, प्रियंका जी ने ये कहा अपने एलओपी के समर्थन में और कहा कि ये किताब उनको अमेज़न से मिली है, जबकि अमेज़न पर ये उपलब्ध है नहीं। तो जब इस प्रकार के वक्तव्य आते हैं, उनसे भी जनता का ट्रस्ट नेताओं के वक्तव्य की सत्यता पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बिल्कुल। तो ये जब इस तरह की गलत बयानी तथ्यों के साथ होती है तो कोई अकाउंटेबिलिटी, ऑफ कोर्स ये बात सिर्फ विपक्ष के ऊपर नहीं है, सत्ता पक्ष के ऊपर भी है। तो जो भी कह दिया मुँह में मुँह में आया उसकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में तो जनता। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में कुछ भी बोला जा सकता है मीडिया पर, अगर उसकी कोई ऑथेंटिसिटी जिसको हम कहते हैं, उसकी कोई प्रामाणिकता की आवश्यकता ही नहीं है या मतलब एक ऐसा चलन हो गया और मुझे ये लगता है कि ये तब हुआ, जब जनता ने इसको मानते हुए वोट कास्ट कर देती है, किसी भी झूठ को। वो झूठ को इतना फैला देते हैं कि जो उनके पक्ष के लोग हैं और जो न्यूट्रल लोग हैं, वो इधर-उधर हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा जो है उनको जब लगता है तो वो सोचते हैं चले तो चलने दो। अगर हमारा झूठ चलता है, तो वो कुछ भी मीडिया पर बोल देते हैं और उनके पक्ष के लोगों को वो बात मिल जाती है कहने को कि देखो उन्होंने ये कहा, अब प्रामाणिकता को कौन जाँच करे? हुँ। अच्छा, दूसरी जब मैं अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा मैं पीछे खिसकता हूँ और अभी हाल ही में जब चुनाव हुए थे, तो इस तरह का दावा किया गया था कि अगर ये जीत जाते हैं, तो इतने रुपए दिए जाएँगे, इतने आपके बैंक में पहुँच जाएँगे। वो गणित भी दिया था कि हाँ, हाँ, हाँ। प्रतिमाह जितना इतने रुपए पहुँच जाएँगे, खटाखट जो भी था खटाखट।
तो वो कुछ हुआ नहीं, फिर भी लोगों ने पंक्तियां बंद होके खड़े हो गए थे कांग्रेस के बाहर। बैंगलोर की भी बात है, आप जहाँ से आ रहे हैं, तो हाँ, हाँ। उस बात को लेकर भी कोई अकाउंटेबिलिटी की दृष्टि से देखा जाए, तो इस तरह का भ्रांतिपूर्ण वक्तव्य, आश्वासन, एक प्रकार का भरोसा देना, इस इसके बाद कोई एक्शन होना चाहिए क्या? ऐसा कुछ व्यवस्था में प्रावधान होना चाहिए? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पास में तो ये जवाब होता है कि हमारी सरकार नहीं आई तो हम कैसे दें? उनके पास ये जवाब होता है, तो भाई हम आते तो देते। बस तो वो और जहाँ-जहाँ आए हैं वहाँ पर इन्होंने दिया नहीं। हाँ, हाँ। तो वहाँ जी, पर आप कोई पूछता है। हाँ, जी, नहीं, नहीं, आप पूरी बात जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर ये लोग आए, तो वहाँ पर इनसे किसी ने पूछा नहीं और पूछते भी हैं, तो वो मीडिया वगैरह कुछ सामने लाता नहीं है और कुछ समझ नहीं आता है कि कोई वक्तव्य देने से पहले न तो सोचता है और न उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचता है, ना उनके पास कोई बजट होता है। अभी देखिए आप, अगर मैं ममता सरकार की बात करूँ, उन्होंने अभी घोषणाएँ की है बहुत सारी, कि महिलाओं को ये देंगे, महिलाओं को वो देंगे और इनको इतना डाल देंगे और इतना इनको दे देंगे हमारी सरकार आ गई तो। और दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को डीए तो दो। हुँ, उनके हुँ। पास उनके पास डीए देने के लिए पैसा नहीं है, पिछले दिल तो 3 बड़ा है वर्षों लेकिन ये लेकिन दिल हैं। तो बड़ा है। देने के लिए हाँ, नहीं तो तो दिल फिर बड़ा है भाई, बोलता है। दिल बड़ा कहने में क्या जाता है कि मैं आपको ये दूँगा या मैं आपको ये दूँगी। हुँ। लेकिन देने के वक़्त उनके पास में यही नहीं है कि वो बजट कहाँ से लाएँगे, वो पैसा कहाँ से होंगे, उनका सोर्स क्या होगा। वो जनता बिलीव करती है, तो वो बिलीव का फ़ायदा उठा लेते हुँ। देखिए, हम अगर ऐसा देखें राजनीतिक दृष्टि से, जो भी दल हो उनका, हैं। अगर उन्हें लगे कि विश्वास करने से हमारा घाटा हो जाएगा, वोट बैंक की तरफ से, या हम उस तरह से आलोचनात्मक आक्रमण नहीं कर पाएँगे सरकार पर, तो वो सोचते हैं विश्वास को पीछे रखो, अविश्वास को ही लेके आगे चलना चाहिए। अब इसमें मैं 2-3 संदर्भों पे चर्चा करूँगा, बहुत अधिक समय तो हमारे पास होगा नहीं, तो हम थोड़ा और पीछे चलते हैं, जब विशेष करके एक ट्रस्ट बेस, मैं अभी अमेरिका से बात कर रहा हूँ, पर जिस तरह का एक उतार-चढ़ाव अपने निर्णयों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप जी की तरफ से रहा है, तो उसको लेके एक डेफ़िसिट ट्रस्ट का अमेरिका के प्रति भी ऐसा दिखाई देता है। पर अमेरिका की तरफ कम चर्चा करके, मैं उन्होंने जब एक बार अपने इस नई भूमिका को के चलते, मोदी जी मेरे मित्र हैं, वो कहते हुए भी ये कहा कि भारत जो है वो डेड इकोनॉमी है। तो जो विपक्ष के नेता हैं, राहुल जी ने, उन्होंने कहा वो सही कह रहे हैं। अब उनके पास में ऐसा कहने का क्या कारण था? वो अपने राष्ट्र को भी नीचा दिखा रहे हैं और जो आंकड़े थे वो भी उनकी बात से सहमत नहीं हो रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी जो विपक्ष के लीडर हैं, वो धीरे-धीरे मोदी के अगेंस्ट में इतने हो गए हैं कि अब उनको देश भी जो है वो लगता है कि मोदी का विरोध मतलब देश का विरोध भी करने लगते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि इकोनॉमी कहाँ है, उनको अगर अमेरिका कहता है डेड इकोनॉमी है तो उनको एक विषय मिल जाता है कि हम भी कह देते हैं। और उन्होंने कहा ये तो हम और वो मोदी जी जानते हैं कि कहाँ पर क्या जो है वो दिक्कतें हैं। उनको ये पता नहीं है कि देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, दुनिया क्या कह रही है, हम लोग दुनिया में कहाँ खड़े हैं। अभी आप देखिए कितनी सारी डील हुई है। आप एशिया की डील होने जा रही है जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनके साथ में। इधर आप देखिए कि यूके के साथ में हो गई डील और यू उसके यू बाद में फिर यूरोपियन मोदी जी यूनियन। के भी आ गए। तो आप बाज़ार कहाँ पर है और भारत की क्या इकोनॉमी है, भारत किस स्थिति में है दुनिया में, अगर वो इसको नज़रअंदाज करने के मूड में है तो उसका कोई कुछ कर नहीं सकता ना। अच्छा, तो हम ऑफ कोर्स व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई बात हो जाती है, लेकिन व्यक्ति से हटकर भी बात करें तो मदर ऑफ ऑल डील्स जो साइन हुआ है, इसके ऊपर काम तो कई दशकों से चल रहा है लगभग, लेकिन ये एक जब इसका फल आया है तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे व्यापारी उत्साहित हैं उस बात को लेकर। और ये जिस तरह का घटनाक्रम चला है, जिसमें अमेरिका ने बहुत अधिक टैरिफ बढ़ा दिए और बीच में ये हुई, अब वापस अमेरिका ने 18% कर दिया, जो कि आसपास के मुल्कों का 19% है, उससे भी कम है। लेकिन इसकी सराहना, इस बात को लेके सरकार के प्रति भरोसा जताने की बजाय, ये संदर्भ मैंने कांग्रेस का जो ट्विटर कह दीजिए, एक्स जो है, उस पर
संभवतः हमारे कुछ दर्शकों ने भी देखा होगा, तो उन्होंने फेक जो है, तो मोदी अपने सलाहकार के साथ बात करते हुए कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया है, अब तो जो ट्रंप कह रहा है वो करना पड़ेगा। उधर से ट्रंप भी हिंदी में बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक गरिमा जो होनी चाहिए आपसी बात को कहने की दृष्टि से, तो पहले जो एक निष्कर्ष है वो उन्होंने जहां से निकाला वो बहुत अधिक ट्रस्ट गैप के अलावा कुछ और भी इंगित करता है। आप क्या पढ़ते हैं इस तरह का जो अभी कांग्रेस अ, ने मैं ये रोड कहता अपना हूँ कि लोग झूठ कहते हुए आजकल बिल्कुल सोचते नहीं हैं कि इस झूठ का क्या मीनिंग है और किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई झूठ कितने समय तक टिकेगा, लेकिन वो इसका तुरंत लाभ लेने के उसमें रहते हैं। आप ये देखिए, अगर आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, तो वो किसी भी हालत में अब यहाँ तो संसद में व्यवस्था थी कि हम उसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं, किसी भी रेफ़रेंस को लेकर के किसी बुक के, ये संसद के नियम हैं। तो उन्होंने रोका, नियमों के हवाला दे कर के। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद में बात क्या निकल रही थी और जब उनको नहीं बोलने दिया तो उन्होंने लेकर के और मोदी को भी नहीं बोलने दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक षड्यंत्र सा रचा अंदर के बोल अगर ये बोलने आएँगे तो हम उनके खिलाफ इस तरीके से एक वातावरण तैयार करेंगे और वो महिलाओं को उन्होंने आगे कर दिया और उन महिलाओं के साथ में एक शिवसेना की एक महिला भी थी, जब ये लोग बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस का सारा खुलासा हो गया कि वो उनका प्लान ये है कि जब मोदी जी आएँगे तो उनको चारों तरफ से घेरेंगे और उनके साथ में कुछ इस तरीके की हरकतें करेंगे जिसका बाद में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर इसका फ़ायदा लेंगे। और अगर ऐसी कुछ हरकत करते हैं तो बीजेपी के सांसद बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे और वो आकर के और हमें हमारे साथ बदतमीज़ी करेंगे, ऐसा उनको लगा था। और उसका वो फ़ायदा उठा करके और इंटरनेशनल मीडिया पर डालेंगे। अब आप सोचिए कि ऐसी परिस्थितियों में न तो संसद को चलने देना है, न संसद में बात होने देना है। आप देखिए कि लोकतंत्र की अगर ये स्थितियाँ हैं तो उसमें नेताओं पर कोई कितना विश्वास कर पाएगा। कोई परिस्थितियों के अंदर कुछ चलने ही नहीं देते, वो डील के भी खिलाफ, वो यूके डील को भी एप्रिशिएट नहीं करते, वो किसी डील को एप्रिशिएट नहीं करते और उनका एक ही मंतव्य है कि मोदी की छवि किसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर गिराई जाए और उसके गिरने का लाभ हम लें। और ये अभी थोड़ा-सा अब कांग्रेस से अलग हटके जो भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की आप देखते हैं, विशेष करके इस बिंदु पर जहाँ इतने समय से अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की आलोचना करते रहे, भारत की आर्थिक स्थिति के संबंध में बड़ी विपरीत उनकी टिप्पणियाँ रहीं। उसके बाद अब उनका टैरिफ कम करने पर सहमत हो जाना, आप इस हाँ, पूरे घटनाक्रम में जो भूमिका भारत सरकार की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रही या उनका जो स्टैंड रहा, उसको आप किस तरह से आंकते हैं? विपक्ष मैं को ये अलग छोड़ देखता दूँ। हूँ कि जी। बिल्कुल, बिल्कुल आप बहुत सही कह रहे हैं मोदी जी के बारे में कि मोदी जी ने एक साइलेंस जो अपनाया, एक चुप्पी जो साधी, उन्होंने कहा हमें कुछ करना नहीं है, ना कुछ बोलना है, ना हमें हमें ट्रंप की कोई जो है वो आलोचना करनी है। वो जो अपना काम कर रहा है वो करे। हमें जो नहीं मानना है वो हम नहीं मानेंगे और हम तो ये तय करेंगे कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। और उन्होंने अपनी डील दूसरी शुरुआत कर दी और इनको ये पता था, ये अच्छी तरह से जानते थे कि चीन से दोस्ती करने के बजाय अमेरिका से किसी भी हाल में दोस्ती होना अच्छा रहेगा। क्योंकि चीन ट्रस्टवर्दी नहीं है। आगे जाकर के ट्रंप की सरकार कितने दिनों तक रहेगी, उसके बाद में जाकर के हमारी स्थितियाँ सुधर जाएगी। और अमेरिकन पब्लिक पर उनको विश्वास था कि अमेरिकन पब्लिक क्या सोचती है, वहाँ का व्यापारी वर्ग क्या सोचता है। और आप देखिए कि इतना बड़ा दबाव मोदी पर था नहीं ट्रंप पर था कि मोदी जी को इस बात की अच्छी तरह से जानकारी थी कि अल्टीमेटली ये तो एक बार्गेनिंग है। जैसे हम दुकान पर खड़े होते हैं, हम ये तय कर लेते हैं कि ये चीज़ हमें खरीदनी है। लेकिन फिर भी हम उसकी रेट के ऊपर बार्गेन करते रहते हैं और अंत में हमें हमारे दिमाग में तय होता है कि इतने पे जाकर के इस बात को समाप्त कर देनी है। तो ये बात तो तय थी। ट्रम्प भी जानते थे कि मुझे इस लेवल से ज़्यादा भारत के साथ में व्यापारिक संबंध खराब तो करने नहीं है। वो एक पक्का बिज़नेसमैन है और मोदी जी खुद भी एक पक्के बिज़नेसमैन हैं। तो ये दोनों अपने लेवल पे बार्गेनिंग इनकी चल रही थी और इनको पता था कि अल्टीमेटली इस पर होगा और
और निचले स्तर पर क्या नेगोशिएशन होना है, क्या बातचीत होनी है, इस स्तर पर लगातार बातचीत चल रही थी। जैसे डोभाल जाकर के आए थे अमेरिका, उसके बाद विदेश मंत्री लगातार दौरे पर थे। पीयूष गोयल साहब लगातार संपर्क में थे और वो लोग सब डील के बारे में सोच रहे थे और डिस्कशन चल रहा था। अल्टीमेटली जब एक निर्णय आया, उसके बाद में ये डिसीजन जो है डाल दिया है। अब तो प्रश्न यहाँ तक है कि भारत ने क्यों नहीं घोषणा की, ट्रंप ने क्यों घोषित किया पहले कि हमने 18% मैं उधर ही आने वाला था कि जो आपको प्राप्त हुआ है, आपको का मतलब राष्ट्र को जिस तरह की स्थिति, जिस तरह का वातावरण अब व्यापार की दृष्टि से, उसकी सराहना करने की बजाय अधिक ध्यान इस पर देना कि पहले उन्होंने घोषणा करी, इसका मतलब आपकी कुछ चलती नहीं है। तो ये एक एक धारणा इस तरह की जो है वो बड़ी गहराई से नहीं, बैठी हुई है। अब तो ट्रंप को लोग समझने लगे हैं कि वो बहुत उतावला व्यक्ति है और वो अपने समय से पहले उसमें सब्र नहीं है कि वो तुरंत जो है मीडिया को अपनी बात कह देता है या ट्विटर पर डाल देते हैं और इस डालने का वो सोचता है कि इसका मुझे लाभ मिलेगा। और वो यहाँ के लोग हैं, वो जो विपक्ष के लोग हैं, वो इसका लाभ देते भी हैं कि मीडिया पर ये बात कही जाती है, देखो ट्रंप ने बताया, ये इसका मतलब ये सब ट्रंप द्वारा डिसाइडेड है, वो सब चल रहा है। जबकि ऐसा होता नहीं है। और जिसने जिसने टैरिफ लगाया है वही तो कहेगा कि मैंने कम किया है। अगर मोदी जी पहले कह देते कि कम कर दिया और बाद में अगर वो ट्रंप नहीं कहते, बाद में उनके मिजाज तो रोज जो है वो मौसम की तरह बदल रहा है। कुछ पता लगता नहीं है उनके बारे में कि हम उन पे कितना विश्वास करें, जो आप बता रहे हैं ना, ट्रस्ट। हुँ। तो ट्रंप के बारे में ट्रस्ट करते समय भी अब लोग विचार करते हैं कि ये वाक़ई जो है ना, ये अपनी बात पे स्थिर रहेगा या नहीं रहेगा, ये कल क्या बदल जाते हैं, किसके बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि ये बहुत उतावले व्यक्ति हैं, बोलने में इनको पता नहीं लगता है। देखिए, ट्रस्ट के साथ चलते हुए अगर हम उस स्थिति की बात करें जहाँ आत्मविश्वास की बात कर रहे हो, जहाँ हम राष्ट्र के स्वाभिमान की बात कर रहे हो, तो उस दृष्टि से जो अब हालात हैं, तीसरी ये पारी है प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी की, तो उनके प्रति ट्रस्ट में आपको क्या लगता है? उनका जो ग्राफ है वो कुछ डामाडोल हो रहा है अभी, या आपको लगता है ये ऊपर-ऊपर नहीं, जाता नहीं, होगा? मुझे बिल्कुल डामाडोल होते हुए नहीं दिखाई देता है। सब लोग जानते हैं इस बात को कि अगर भारत की किसी में समृद्धि है और भारत विकास की यात्रा पर जो बढ़ रहा है, उसके अंदर मोदी का होना बहुत आवश्यक है। और इस बात को चाहे विपक्ष के लोग हों और चाहे कोई यहाँ के उनके पक्ष के लोग हों, सब जानते हैं अच्छी तरह से कि जो विदेश नीति और जो जो भारत का मान और जो जो रेपुटेशन, चाहे वो व्यापारिक स्तर पर हो, चाहे वो डिफेंस के लेवल पर हो, चाहे वो किसी लेवल पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो जो स्थिति अभी है, उस स्थिति को लाने में मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है और वो कितना आगे का सोचते हैं, इसके बारे में भी लोग जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता है किसी तरह से कि के लोग उन पे अविश्वास करें या उनके ऊपर जो है विश्वास थोड़ा लोगों का डगमगा जाए। जो आत्मविश्वास मोदी जी में है, वही आत्मविश्वास यहाँ की पब्लिक में भी है। वो तो नहीं इनका कुछ भी बिगड़ने दे सकते हैं। हाँ, मज़े लेते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती है। लेकिन भीतर से सब जानते हैं। देखिए, ट्रस्ट डेफ़िसिट के संदर्भ को लेते हुए जब हम भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंधों की समीकरण की तरफ देखते हैं, तो कई लोगों का ऐसा आरोप रहता है कि विदेश नीति की दृष्टि से भारत मोदी जी के नेतृत्व में ठीक नहीं कर पाया, क्योंकि सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध ठीक नहीं है। पर हम उस बात को विशेष करके अगर पाकिस्तान के संदर्भ में देखें, जहाँ की आर्थिक दृष्टि से भी वो बड़ी अभी चिंतनीय स्थिति में है, वहाँ पर भी कुछ आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ी हैं, और हाल ही में जब अरे हम बात आज ही करें हुआ तो है वहाँ पर, जी, जी, कितना बड़ा मॉस्को जो में है हाँ। आत्मघाती हमला हुआ है। जी, जी। हुँ। तो भारत और पाकिस्तान में विश्वास न होने की बात क्रिकेट के जगत से भी होकर आ रही है। इस दृश्य में आप क्या भूमिका समझते हैं, भारत की रह सकती थी, या जो रही है वो आपको लगता है इसके अलावा कोई देखिए, मैं चारा आपको नहीं? बताऊँ कि पाकिस्तान से संबंध नहीं सुधरने का कारण वहाँ की न तो वहाँ की पब्लिक है, न यहाँ की पब्लिक है। वहाँ का पॉलिटिकल स्टेटस और वहाँ की सेना, वो किसी भी हाल में भारत से संबंध सुधरने देना नहीं चाहती है।
और भारत अगर चाहता भी है तो वो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करता है कि उसकी वजह से कोई बात आगे बढ़ नहीं पाती है और कोई भी संबंध सुधारने की कोई भी नीति कारगर साबित नहीं होती है। क्योंकि जब भी मोदी जी ने सबसे पहले तो ट्राई आपको पता है कि 2014 में आते ही यही सबसे पहले किया था। कि वो पाकिस्तान होते हुए भारत आए और वहाँ पर इतना अच्छा वातावरण बनाया उन्होंने। लेकिन उस वातावरण को वहाँ की सेना ने चलने नहीं दिया। उसके बाद मैं बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश एक मुस्लिम राष्ट्र हो गया और मुस्लिम राष्ट्र होने के नाते इन पर नैतिक दबाव है कि हम मुस्लिम राष्ट्र की बात को मानें। और इनका जो धर्म है वो इस बात में आगे आ जाता है और वो बांग्लादेश को भी जो है अपने बातचीत के माध्यम से और इस माध्यम से वहाँ की पब्लिक को भड़का करके और भारत के अगेंस्ट में कर देते हैं। तो भारत के संबंध केवल इन 2 लोगों से ठीक नहीं है। अब ये इत्तेफ़ाक है कि वो हमारे पड़ोसी हैं। इस अगर हाँ, आप जी, बताइए, जी। बताइए। नहीं, नहीं, मैं एक और संदर्भ को छू लेना चाहता था विराम करने से पहले। जिस हुँ, तरह के हालात बांग्लादेश में बने, वहाँ की माइनॉरिटीज़ हिंदुओं के प्रति जिस तरह का व्यवहार, यूनुस परवेज़ ये अभी जो आए हैं, उनके बाद में हुँ, मोहम्मद यूनुस के हुँ। बाद में जैसा स्थितियाँ बनी हैं, तो उसमें जो भारत सरकार आपको लगता है कि कुछ और करना चाहिए था? और पता नहीं अभी भी क्या हालात हैं, क्योंकि वो खबरें कुछ छुट-पुट जो आ रही होती हैं, वो बड़ी चिंतनीय हैं। न तो जो धार्मिक संस्थान हिंदुओं के वो सुरक्षित हैं, न वहाँ के जो आम लोगों के ऊपर भी चलते ही कोई आक्रमण कर रहे हैं हिंदू होने के नाते। तो इसमें जो मोदी सरकार को वैसे सभी लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म के प्रति उनका अधिक वो है वगैरह, पर इस दृष्टि से यदि आप देखें व्यापक रूप से, तो एक हिंदू के रूप में ट्रस्ट डेफिसिट मोदी जी के ऊपर भी कई लोगों का सुनाई देता है। उसके बारे में अब आप क्या? अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ की परिस्थितियों पर हमारा कोई नियंत्रण है नहीं। हम उनको विरोध दर्ज करा सकते हैं, कोई आक्रमण की स्थिति कर नहीं सकते। हम ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पड़ोसी पड़ोसी से भी अच्छे संबंध नहीं रख पाता है, जो घर के पड़ोसी हैं उनसे भी। तो आप बाहर के पड़ोसी की क्या उम्मीद करें कि जबकि उनके अंदर ज़हर वहाँ के मौलवी, वहाँ के मुल्ला इस तरीके से भरते रहते हैं। और आप देखिए कि अभी तो उन्होंने बांग्लादेश से जो हिंदू आए हैं, उनके लिए यूपी सरकार ने तो बाकायदा फ्लैट बना कर के उनको देने उनकी नागरिकता को भी उन्होंने दे दिया है और तो आप इस तरीके से इस दृष्टि से देखें, तो वो ट्रस्ट बनना चाहिए। भई वहाँ के लोगों को तो है ही है और यहाँ के भी हिंदुओं के अंदर जो समर्थक हिंदू हैं, उनको तो पता ही है कि परिस्थितियाँ क्या है। विरोध करने के लिए ज़रूर कहा जाता है। अब यूँ तो बंगाल में भी आप देखिए, जो बंगाल की परिस्थितियाँ हैं, उसमें भी वेस्ट बंगाल के अंदर कोई बहुत अच्छी स्थितियाँ नहीं हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सरकार बदलने तक इंतज़ार करते हैं। ये सोचते हैं कि परिस्थितियों को लोकतांत्रिक तरीके से ही हल किया जा सकता है, उसमें इनका विश्वास है। और बेसब्री हो जाती है जब हम इस तरीके के लोगों के साथ होते हुए देखते हैं। जबकि वो अपने कूटनीतिज्ञ रिश्ते तो जो है वो एक्शन लेते ही हैं, लेकिन वो कितने कारगर साबित होते हैं, यहाँ पर तो ये बहुत महत्वपूर्ण सारी जी अभी समहाउ अगर हम देखें तो बहुत सारी घटनाएँ ऐसी हैं जो हमारा ध्यान माँगती हैं। पर मैं अब आपका जो एक चिंतन वाला हैट होता है, जिसमें आप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में सलाह-मशवरा कर रहे हों और उसमें ये वाला प्रसंग जो अपोज़िशन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी बात कहने नहीं देते हैं, हमारी बात सुनने नहीं देते हैं। तो ट्रस्ट बढ़ाने के लिए क्या आपको लगता है कोई स्थिति उत्पन्न की जा सकती है सरकार की तरफ से, जबकि उन्होंने अपने संबोधन में ये राहुल जी के बारे में कहा कि वो शातिर दिमाग शातिर दिमाग हैं। तो ये कुल मिला के तो ट्रस्ट डेफ़िसिट और बढ़ता-बढ़ता ही जाता है। इसमें आपको लगता है कुछ अलग किया जा सकता है? देखिए, जो परिस्थितियाँ पैदा हुई, उसमें अगर मोदी आक्रामक नहीं होते, तो उनके समर्थकों को बुरा लगता। जो परिस्थितियाँ ये लोग पैदा कर रहे हैं संसद में, आप देखिए किसी को जो संदर्भ है ही नहीं और लोगों को सबको पता है कि वो क्या कहते। लेकिन अगर नियमों का अगर स्पीकर संसद के स्पीकर अगर नियमों को न मानने दे और उनको कह दे अच्छा चलो आप बोलिए, तो अगली बार के लोगों के लिए रास्ता खुल जाएगा, हुँ। अगर इसको न रोका जाए तो।
तो आप बताइए ऐसे परिस्थिति में क्या किया जा सकता है? आप अगर कानून का उल्लंघन करने देंगे, तो मोदी जी तो भाषण देने के लिए आना ही चाहते थे, पर उनको ये सूचना मिली और उनको रोका गया बाकायदा, नहीं तो वो आकर के बोलते। और आप देखिए, ये तो इतना अराजक आदमी है कि इसने उनको गद्दार तक कहा, बिट्टू जी अपने को। ही एक बिट्टू जी को। और बिट्टू जी ने इस बात का और वाक़ई यार, किसी आदमी को कोई गद्दार कह कर के आगे हाथ भी बढ़ाया, तो इसके मतलब मज़ाक, मतलब आप ये समझिए कि ये कैसी हरकतें हैं। देखिए, है ना? मैं जैसा मैं मतलब मैं उनकी तरफ से नहीं सोच पाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने ट्रेटर राष्ट्र के संदर्भ को नहीं कह के उन्होंने कांग्रेस छोड़ी उसके संदर्भ से कहा होगा, मिस्टर हाँ, ट्रेटर ऐसा। हालाँकि वो भी बस बनता नहीं है कहने का, गरिमा युक्त नहीं है। नहीं, और आप उसको गद्दार नहीं कह सकते, क्योंकि इतने लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है, हुँ। कोई कम लोगों ने थोड़ी छोड़ी है। अन्य उनकी समझ में, और निश्चित रूप से उनकी समझ और मेरी और आपकी समझ में अंतर अंतर होना स्वाभाविक है। पर मैं ऐसे आई वाज़ जस्ट शब्दों ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हाँ, वो मैं कहाँ से आ रहे समझता हूँ कि हैं। शब्दों के अर्थ अपने-अपने संदर्भ में लिए जाते हैं। हुँ, हुँ। यहाँ पर जो गद्दार का अर्थ जो लिया जा रहा था, वो यही कि देश के साथ में जो गद्दारी करता है, दरअसल उसी को गद्दार कहते हैं लोग। ठीक बात, ठीक बात। तो तो उसी और अर्थ में दूसरा लिया क्या है जा रहा कि था। जी, और दूसरा ये है कि सत्यमेव जयते है, तो निष्ठा तो सत्य के प्रति होनी है, ना तो किसी होनी चाहिए, ना तो हाँ, किसी हाँ। व्यक्ति के प्रति, ना किसी दल के प्रति। और सत्य ये है प्रेम जी कि हम चर्चा करके ये ट्रस्ट डेफ़िसिट को कम भले ही ना कर पाएँ, लेकिन इस दिशा में हमारे और कुछ साथी हमारी तरह सोच कर जो सकारात्मक सोच है, उसको बढ़ाएँगे तो कहीं न कहीं उसका दूरगामी असर होगा। नहीं, निकलेगा, अर्थ निकलेगा। जैसे राज्यसभा में बोले हैं, तो राज्यसभा में फिर चली है ना फिर। भाषण तो दिया ही है उन्होंने। तो यहाँ पर ये आस्था व्यक्त करते हुए प्रेम जी कि ट्रस्ट डेफ़िसिट कम करने की दिशा में हम न करने की स्थिति में होते हुए भी कुछ न कुछ कर सकते हैं, कम से कम अपना ठीक रखें अपना ठीक रखें, तो दूर तक कुछ असर होगा। तो बहुत सारा धन्यवाद है प्रेम जी, आपने आग्रह स्वीकार किया, बहुत-बहुत पधारे आप। आप सभी को मंगल कामनाओं के साथ जुड़ने बिल्कुल, के लिए बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद, अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।